हेलो बच्चों, मैं एस के सनी आपके सामने। आज हम कूलॉम्स लॉ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कूलॉम्स लॉ में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि जो ये फोर्स दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे ये वैक्यूम में, मीडियम में कैसे चेंज होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसकी कंडीशन है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। इन सभी के बारे में हम आज के लेक्चर में चर्चा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कूलॉम के नियम की। कूलॉम्स लॉ क्या है? ये मोस्टली चार्ज के लिए दिया गया है। दो चार्ज हों, किसी डिस्टेंस पर हों, वैक्यूम में रखे हों, फ्री स्पेस एयर में या मीडियम में रखे हुए हों, तो उनके ऊपर कैसे वर्क करेगा उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो नियम होते हैं, जो लॉ होते हैं, जैसे कूलॉम्स लॉ यहाँ हम स्टडी करेंगे, तो नियम जैसे का जैसे वैसे का वैसे हमें पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। उसी के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे और हमें पता लगता जाएगा कि कैसे कैसे वर्क करता रहेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ यानी कि एक नियम है। ये क्या है? नियम। और नियम जो होता है उसमें कोई तोड़ फोड़ हम नहीं कर सकते। जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा हमें आना चाहिए। उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बात करें कि कूलॉम्स लॉ जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था? वो चार्जेज के लिए था। किसके लिए? चार्जेज के लिए। तो अब हमें पता होना चाहिए चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज होते हैं बच्चों दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पॉजिटिव चार्ज, एक तो पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो ही टाइप के चार्ज होते हैं। तो इन चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है, तो उसको सबसे पहले जो स्टडी की थी वो किसने की थी? कूलॉम ने, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कूलॉम। और उसने एक नियम दिया जिसको कूलॉम्स नियम पढ़ा गया। ठीक है, अब इसकी क्या क्या कंडीशन है? तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंडीशन क्या थी? इसने कहा कि मेरा नियम तभी वैलिड होगा जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या थी कि जो चार्ज हैं, जो चार्ज की हम बात करें, इसकी कंडीशन है चार्ज के ऊपर अप्लाई हम करेंगे तो चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेस्ट चार्ज होना चाहिए, यानी कि स्टैटिक होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी इसकी कि जो भी हम चार्ज यहाँ पर लेंगे, जितने भी चार्ज हम लेंगे, सभी चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे चार्ज होने चाहिए बच्चों? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। यानी कि ये दो कंडीशन यदि हम सेटिस्फाई कर पाएंगे तभी कूलॉम्स लॉ को हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कम से कम दो चार्ज होने चाहिए जिससे फोर्स अप्लाई हो सके। सिंगल चार्ज पर कभी भी कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो मिनिमम चार्ज दो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो क्या उसने कहा, उसके लिए हम बात करें, आगे चर्चा करें। तो देखिए क्या क्या उसने अपने इस नियम में कहा था। तो उसने कहा कि दो पॉइंट चार्ज हों, स्टैटिक हों। क्या हों? दो पॉइंट चार्ज हों और दोनों स्टैटिक हों। मान लो हम दो की बात करें तो ऐसा समझो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, या हो सकता है माइनस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, या हो सकती है तीसरी कंडीशन, एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। क्योंकि हमने पढ़ा कि चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो ही टाइप के हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेगेटिव का हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये दोनों चार्ज लाइक चार्जेज हैं। दोनों क्या है? लाइक चार्ज। ये भी लाइक चार्ज है और ये कैसे हैं? अनलाइक चार्ज है। ठीक है, तो उसने क्या देखा? कूलॉम ने देखा कि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए हों, जैसे ये रखा हुआ है, हमने मान लिया कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस, तो उसने देखा कि इनके बीच में फोर्स लगता है।
क्या लगता है, फोर्स लगता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन इनके अंदर हुई, ऐसे समझे हम इसको, मान लो हमारे पास मैग्नेट है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे नॉर्थ है मैग्नेट का और ये साउथ है, इसके पास में मैं एक मैग्नेट और लेके आया, ये मान लो साउथ है और ये नॉर्थ है। तो हमें पता है कि जब मैग्नेट के साउथ को साउथ के पास लेकर के आएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ऐसे यदि मैं मैग्नेट के नॉर्थ के पास में, साउथ के पास में नॉर्थ को लेके आऊँ तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइक पोल्स हैं, ये अनलाइक पोल्स हैं। ऐसे यदि मैं एन के पास में एन को लेकर आऊँगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा। तो ऐसे उसने देखा कि जब पॉजिटिव चार्ज को हम पास में रखते हैं तो इनमें रिपल्शन होता है, यानी कि इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और इस चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा। यानी कि इसके कारण इस पे फोर्स लगा, उसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसके कारण इस पे फोर्स लगा, उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो यानी कि यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ऐसे ये नेगेटिव लाइक चार्जेज हैं तो इनमें भी जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। यानी कि इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर, इसके कारण इस पे फोर्स, उसकी डायरेक्शन ये। इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अनलाइक चार्ज हैं तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन ये, और इसके कारण इस पर लगेगा, उसकी डायरेक्शन ये। यानी कि यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझे? यानी कि यदि लाइक चार्ज हैं तो वो रिपल करेंगे और अनलाइक चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो उसने ये देखा। अब उसकी बात आई कि ये हो गया, रिपल्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद में उसने देखा कि जो चार्ज हैं, मान लो इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है आर, ये चार्ज रखे हुए हैं कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, इसको नाम दे दें Q1 चार्ज और इसको नाम दे दें Q2 चार्ज। हम मान लें कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, स्टैटिक हैं, रेस्ट में हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। अब ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों की लाइन जॉइनिंग कहलाती है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन जॉइनिंग, जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली होती है। जैसे मान लो ये Q1 चार्ज ऐसे रखा हुआ है, पॉजिटिव है, और ये Q2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज हमने मान लिया। ठीक है, अब जो डिस्टेंस हम लेंगे वो ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होती है। यहाँ से इसके सरफेस से यहाँ तक यदि हम लेंगे तो गलत होगा। तो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होगी? सेंटर टू सेंटर। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लाइन जॉइनिंग। इस प्रकार से आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। लाइन जॉइनिंग का मतलब क्या है? दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन। और जो फोर्स है, जो कूलॉम फोर्स है या कूलॉम्स लॉ है, वो तभी वैलिड है जब जो फोर्स होगा वो उस लाइन जॉइनिंग के ऊपर होगा। तो उसने क्या देखा कि जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स है, मान लो कि Q1 के कारण इसके ऊपर फोर्स लगा, उसको हमने लिखा, इसको हमने क्या लिख दिया, इधर फोर्स लगा, मान लो इधर इस डायरेक्शन में, तो इसको लिख दिया हमने F21 वेक्टर फॉर्म। इसके कारण इस पर फोर्स लगा, इसको लिख दिया हमने F12। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1, किसके कारण? पहले के कारण दूसरे पर फोर्स F21। ठीक है, ऐसे ही पहले पर दूसरे के कारण फोर्स। अब ये देखिए दोनों जो फोर्स हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसने कहा कि जो फोर्स होंगे उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। यानी कि यहाँ पर ये जो साइन हम यूज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन में ऑपोजिट, यानी कि F21 इक्वल्स टू माइनस F12। तो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब उसने क्या कहा? यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर हुई कि यहाँ पर जो फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। यानी कि इस सिस्टम की यदि हम बात करें, इस सिस्टम का नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स कितना होगा? 0। इंडिविजुअल फोर्स की यदि बात करें तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बिल्कुल ये लग रहा है, ये इंडिविजुअल फोर्स है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, इंडिविजुअल फोर्स है। लेकिन सिस्टम का नेट फोर्स कितना है? 0 के इक्वल है दोस्तों। कितना है? 0 के इक्वल। या इसको इधर लेके आएंगे तो देखिए क्या आएगा? F21
प्लस F12 इक्वल टू कितना होगा 0। ये तो फोर्स लगे थे, ये दोनों फोर्स देखो, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 0 के इक्वल, यानी कि सिस्टम का नेट फोर्स तो 0 है लेकिन इंडिविजुअल फोर्स 0 नहीं होगा। ये बात भी ध्यान रखनी है हमें। अब हम बात करें कि उसने नियम में क्या कहा, अपने नियम में उसने क्या बताया। तो उसने कहा कि जो फोर्स होगा बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो चार्ज हम ले रहे हैं इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स लगेगा इनके बीच में। और जो हमने डिस्टेंस ली, ये जो डिस्टेंस है इनकी लाइन जॉइनिंग सेंटर टू सेंटर, इस डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मीन्स क्या हुआ कि जितना चार्ज हम बढ़ाएंगे, चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे फोर्स भी बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि यदि Q इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी क्या होगा इंक्रीज होगा, और यदि R इंक्रीज हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है, कि चार्ज यदि किसी भी एक चार्ज की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और यदि हम R को इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे उनके बीच की डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इसको एक साल लिखें तो एक साल लिखे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला, इसमें ये देखने को मिला कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये था। अब इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह को कांस्टेंट आएगा, यानी कि इसको हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो इधर मैं रफ कर देता हूँ, क्या कांस्टेंट आएगा देखिए, तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या थी, इसको लिखें हम तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि हम बात करें ओनली एयर की, एयर मीडियम या फिर वैक्यूम की, तो उसके लिए K की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो F इक्वल टू आएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फोर्स हम पढ़ रहे हैं वो किस में है, एयर में है या फिर वैक्यूम में। मीडियम की अभी हम बात नहीं कर रहे, मीडियम में जाएंगे तो फोर्स चेंज होगा, वो कैसे डिपेंड करेगा मीडियम पे वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि जो कूलाम्ब फोर्स होता है वो फ्री स्पेस में या वैक्यूम में कितना आता है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब बात आई कि जो चार्ज हम ले रहे हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस भी हम R ले रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम इन चार्जेस को कितनी डिस्टेंस पर हम रखें, यानी कि कम से कम, मैक्सिमम तो कितनी हो, कम से कम कितनी डिस्टेंस पर हम इसको रखें कि कूलाम्ब्स लॉ वैलिड हो जाए, लगना शुरू हो जाए। उससे कम डिस्टेंस पे अप्लाई नहीं होगा। तो वो डिस्टेंस थी 1 फर्मी। कितनी थी, 1 फर्मी, यानी कि 2 चार्ज हम लें और उन दोनों चार्जेस को कम से कम कितनी दूरी पर, 1 फर्मी की डिस्टेंस पर रख दें। यदि उससे कम डिस्टेंस में हम रखेंगे तो कूलाम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना कि कम से कम डिस्टेंस कितनी हो, 1 फर्मी के इक्वल होनी चाहिए, जिससे कूलाम्ब्स लॉ अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करें आगे कि यहाँ पर K क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और K की वैल्यू हमने ये रिप्लेस की यहाँ पर। तो देखिए K जो है वो कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। ये किस में है, ये MKS सिस्टम में है। ये जो K की वैल्यू है वो कौन से सिस्टम में है, MKS सिस्टम में। CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है, कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है, MKS सिस्टम में है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। अब हम बात करें एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो होती है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी भी वैल्यू होती है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12
कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कौन से सिस्टम में, एम के सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें कूलम्ब लॉ के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, कि कूलम्ब लॉ वैलिड होने के लिए ज़रूरी है चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, और कम से कम उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 1 फर्मी। ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन कम से कम 2 चार्ज हम लें और उतनी दूरी पर हम डिस्टेंस पे हम रखें जिससे वो वैलिड हो जाए। तो कितनी डिस्टेंस है